लोग हैं, खासतौर पर उनके इश्यूज को रेज करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उन्होंने ऑनरेबल स्पीकर को कहा था कि इसको एडजर्न किया जाए तो सो दैट कि इस पे जो है खुले तौर पर जो है बात की जाए और सरकार से सवाल भी किए जाए। लेकिन उसके बारे में जो है उस वक्त स्पीकर ने उस बात से इनकार किया था और कहा था कि इस वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है और इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद जो है 0 आवर में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और डिटेल में जो है इसको लेकर डिस्कशंस किए जा सकते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज वहां पे प्रेजेंट थे, मौजूद थे, उनको ये बात कहीं ना कहीं पे गवारा नहीं हुई और जिसको लेकर उन्होंने जबरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया और विद इन नो टाइम जो है वो वेल में आए थे और वहां पे भी उन्होंने लगातार अपने हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए थे और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा जो है लगातार जो है शुरू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पे उससे जो ऐवान की जो कार्रवाई है वो काफी ज्यादा मुतासर हो रही थी। कहीं पे भी कोई उस शोर शराबे में कोई बात जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से फिर ऑनरेबल जो स्पीकर है उन्होंने मार्शल्स को ऑर्डर किया और उसके बाद जो 3 जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं, जिसमें RS पठानिया, सुनील भारद्वाज और सुरेंद्र कुमार जो है, ये तीनों एमएलए जो है इनको फिर ऐवान से बाहर निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी ऐवान का जो एक माहौल जो है वो ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार जो एहतजाज की जो और शोर शराबे की जो गूंज जो थी वो ऐवान में लगातार चल रही थी। लेटर ऑन जो है LOP जो कि सुनील शर्मा है, उन्होंने अपनी तरफ से बयान भी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी ऑनरेबल स्पीकर को अपनी तरफ से इस्तदा की थी कि जो फ्लड अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं, लोकल्स हैं जम्मू के, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। अभी तक कोई इस तरह का कोई जो सीरियस कंसर्न जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि उन सभी लोगों की बात जो है इस ऐवान में रखी जाए और सरकार से उनके मुतल्लिक सवालात का जवाब लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी 2 दिन का डिले हुआ था, लेकिन आज लोगों की जो नजरें जो थी वो सभी उन एमएलएज पे थी जो उन पर्टिकुलर जम्मू के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो खासतौर पर अभी मुतासर है इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से, जो हमने रिसेंटली वेदर क्लाइमेटेज की वजह से देखी है। उनका मानना था कि यह कहीं ना कहीं पे उन लोगों के साथ जाती थी, उनकी ख्वाहिशात के साथ थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने एमएलएज को चुना है और उनको उम्मीद है कि उनके एमएलएज इस ऐवान में जो है उनको लेकर जो है बात कहीं ना कहीं पे स्टैंड करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज अभी तक खासतौर पर जो गवर्नमेंट जो है चुप्पी साधी है, कोई खातिर खा जो रिस्पॉन्स जो है या कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों में भी कहीं ना कहीं पे कोई आक्रोश है और उस आक्रोश की जो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उसको ठंडा करने की वो एमएलएज की है। और जब एमएलएज को जो है अपनी बात रखने की वो एक मोहलत नहीं दी जाएगी तो ऐवान की कार्रवाई और लोगों की उम्मीदें कैसे पूरी की जा सकती हैं, इस तरह का कहना था LOP सुनील शर्मा का। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने साथ साथ ये भी इल्जाम लगाए कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने काफी हेरा फेरी की है जो हुकूमत जो है इसके मुतालिक। खासतौर पर उन्होंने कुछ जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम लेके जो है उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने कई सारी जो धांधलियां जो है वो की है और जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसको लगातार इग्नोर कर रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स और जो कंसर्न जो ऑफिसर्स है जो इन फ्लड सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इन सभी सूरत हाल में जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको लेकर CBI की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, ताकि जो सरकारी पैसा जो एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और साथ साथ जो फैमिलीज अफेक्टेड हुए हैं इस नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, उनके लिए सरकार को कोई बड़ा पैकेज या कोई बड़ा फैसला जो है लेने की जरूरत है। और जब तक सरकार इस चीज को लेकर अपनी चुप्पी खत्म नहीं करती है और ऐवान में इस बात का जवाब नहीं देती कि उन्होंने जम्मू के उन अफेक्टेड फैमिलीज के लिए क्या किया है जो फ्लड से मुतासिर हुए, हालांकि कई लोगों की उसमें जान भी चली गई, तो तब तक ये एहतजाजों का जो सिलसिला है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एज ए अपोजिशन वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है, मेरे आप बने रही हमारे साथ और वही रुख करेंगे अगली खबर का।
बीजेपी ने एनसी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। पीडब्ल्यूडी और माइनिंग महकमे में बदउनवानी जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, सुरेश शर्मा की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला से इस्तीफा मांगा गया है। अपोजिशन के लीडर और बीजेपी एमएलए सुरेश शर्मा ने सरकार पर कई संगीन इल्जाम लगाते हुए पीडब्ल्यूडी और माइनिंग महकमे में बदउनवानी के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। शर्मा ने कहा कि इन मामलों में शामिल सभी अफसरान और वुजरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है और ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। बीजेपी ने इंतबाह दिया कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द कदम नहीं उठाए तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज असेंबली में जोरदार हंगामा देखने को मिला। एनसी और बीजेपी लीडरान के बीच धक्का मुक्की भी हुई और दोनों तरफ से लीडरान के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिली है। इस बीच बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की भी मांग की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और माइनिंग महकमे में बदउनवानी के इल्जाम लगाए गए हैं। सुरेश शर्मा का कहना है कि जिम्मेदारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे की भी मांग की गई है। पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत गहन इस पर इंक्वायरी हो, सीरियस इंक्वायरी हो और जितने भी करप्ट इसमें ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इनको इमीडिएट इन पर एक्शन होना चाहिए। कॉग्निजेंट सर, आपने डिमांड की है एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेप उठाया। इस फ्लोर को जो जिसे हम फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, इसकी गरिमा को भंग किया। ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को वायलेट करके कोड ऑफ कंडक्ट में बडगाम के ओमपुरा में लास्ट स्कूल की क्लासेस को ओपन करने के लिए एश्योरेंस दिया, जिसके लिए हमने कंप्लेंट भी दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। और जिस प्रकार से आज बहुत बड़े अखबारों ने, विशेषकर एक्सेलसियर ने फ्रंट पे स्टोरी लगाई है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, ये कहीं न कहीं ये सुई सीएम साहब तक जाती है। क्या लेन देन में सीएम साहब भी इन्वॉल्व है कि सिर्फ ऑफिसर और मंत्री है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मॉरल ग्राउंड्स पे उन पे इल्जाम लगा है। 1 साल के अंदर जहाँ पे आपने बोला था मैं राशन दूंगा, सिलेंडर दूंगा, बिजली दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वहाँ पे आपने सिर्फ करोड़ों के स्कीम्स दिए हैं। इसलिए आपने मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिकता के आधार पे सीएम साहब को रिजाइन कर। वहीं मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, कई संगीन इल्जाम बीजेपी की तरफ से एनसी पर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि सुरेश शर्मा ने इस्तीफे को लेकर भी सीएम उमर अब्दुल्ला से मांग कर दी है। पीडब्ल्यूडी और माइनिंग महकमे में किस तरह के बदउनवानी इल्जामों को लेकर बीजेपी बात कर रही है? वेल देखिए, जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फ्लड के साथ जो है वो कंसर्न है, चाहे हम उसमें पीडब्ल्यूडी की बात करें या माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें। उनका मानना है कि इन बेसिक जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है गवर्नमेंट ने जारी किए हैं और वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं जिनका कहीं ना कहीं पे एक सॉफ्ट हैंड जो है गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स खासतौर पर उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका मानना है, एक इशारा भी वो दे रहे हैं कि शायद उनको इस बात का आभास है कि डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ब्राइबरी का एक सिचुएशन जो है, एक सूरत हाल शायद रही है, जिसको लेकर वो एक निशाना जो है कसने की लगातार सरकार पे कोशिश कर रहे हैं। और जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी इस बात को रख रहे हैं, और उन्हें खासतौर पर 2 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया, चाहे हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के मुतालिक वो बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो सिलसिला रहा है, वहां पे सरकार ने और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स ने कुछ ऐसे फेवर्स क्रिएट किए हैं जहां पे पर्टिकुलर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। और इस चीज को लेकर जहां से पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं पे वो इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से इस मामले को लेकर जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए। वहीं पे वो ये भी बता रहे हैं कि अभी तक उमर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट्स की थी लोगों के साथ, वो कमिटमेंट्स अभी भी पूरी नहीं हुई है, और शायद उनका मानना है कि सरकार उस तरह से अपनी हिकमत अमली नहीं अपना रही है जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे जब इलेक्शन कैंपेन्स थे, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए थे, कमिटमेंट्स की थी, गारंटीज दी थी। उन गारंटीज को अभी भी पूरा नहीं किया गया। हालांकि लगातार
कुछ ऐसी चीजें जो है लगातार गिनाई जाती हैं, चाहे उसमें गैस की बात करें, राशन की बात करें, मुफ्त बिजली 200 यूनिट्स की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे आइडेंटिकल चीजें अब बन चुकी हैं जो हमें रिपीटेडली पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लगातार इस ऐवान में जो है सुनने को मिल रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को जो है अपने निशाने पे रख रही है, उन पे ताना कस रही है। और वो चाहते हैं कि अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो उमर अब्दुल्ला को अपनी सीएमशिप की जो कुर्सी जो है वो छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ जो किए हुए वादे हैं वो उनके साथ हक तलफी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कि लोगों के जज्बात के साथ, उनके हुकूक के साथ कोई एक हक तलफी हो, उनके साथ बरतरफी हो या ज्यादती हो। तो वो चाहते हैं कि सीएम अपनी इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के अपनी कुर्सी छोड़ दे और आने वाली जो सूरत हाल है वो लोग उसके बारे में फैसला करेंगे, क्योंकि सरकार इससे पहले भी लोगों ने ही बनाई थी। तो लोगों की क्या मंशा रहेगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड कर रही है कि सीएम मॉरल ग्राउंड्स को मद्देनजर रख के अपनी कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट्स, अपने वायदों पे जो उनकी गारंटीज रही है यहाँ की आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो पूरा नहीं कर पा रहे। हालांकि वो लगातार कुछ बेसिक जो चीजें जो है वो गिनवाते हैं, लेकिन अगर आप मैनिफेस्टो में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लोगों से वोट हासिल किए थे। लेकिन 1 साल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 1 साल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे कोई भी उस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सरकार बनने से पहले यहाँ के लोगों के साथ वादे किए थे। जी बिल्कुल ठीक है। मेरी उमर, तुम्हारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब रियासी में बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। डीसी निधि मलिक ने रियासी बस स्टैंड पर 24 घंटे चाइल्ड हेल्प डेस्क का आगाज किया है। ये पहल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिशन वात्सल्य मंसूबे के तहत जिला इंतजामिया के ताउन से शुरू की गई है। ये हेल्प डेस्क उन बच्चों को फौरन मदद और तहफ्फुज देगा जो लापता, लावारिस और परेशानी के हालात में हो। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सचिन शर्मा ने बताया कि ये सेंटर बच्चों की पहचान, बहाली और काउंसलिंग के लिए अहम रोल अदा करेगा। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी परेशानी में बच्चों की जानकारी फौरन चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर दें। हेल्प डेस्क की निगरानी डीसीपीओ रियासी करेंगे और इसे ट्रेड आउटरीच कारकुनान चलाएंगे। इस मौके पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मौजूद रहे। आज हमने जो है वो चाइल्ड हेल्प डेस्क जो है वो बस स्टैंड रियासी में एस्टेब्लिश करवाया और इसको हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी ने इनको इनॉग्रेट किया है। मेन हमारा ये जो चाइल्ड हेल्प डेस्क है ये दूसरा चाइल्ड हेल्प डेस्क है हमारा ज़िला रियासी में। पहला जो है वो हमने 1 साल पहले रेलवे स्टेशन कटरा में एस्टेब्लिश करवाया था। जो भी बच्चे नीड और केयर जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे वो चाइल्ड लेबर के हो, चाहे वो बैगिंग में इन्वॉल्व हो या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज़ अगर वो फेस कर रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो या फिर खोया पाया अगर उन कहीं अपने पेरेंट्स से वो जो है वो बिछड़ गए हैं, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है 1098 24/7 वो काम करता है और हमारा जो चाइल्ड हेल्प डेस्क है जो आज खुला हुआ है वो भी 24/7 काम करेगा। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी जो है पर्सन यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा इसको, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो, और उनको जो है उस बच्चे को जो है हम ट्राई करेंगे कि उसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएँ। उसको पुंछ जिले के सलवा हायर सेकेंडरी स्कूल में आज नशा मुक्ति पर एक स्पेशल बेदारी प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम पुंछ पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से मुनाकिद किया गया। इसका मकसद तलबा को नशे से होने वाले नुकसान को लेकर बेदार करना था। प्रोग्राम में SHO जलालुद्दीन फानी की क़यादत में पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। उन्होंने तलबा को बताया कि नशा न सिर्फ हेल्थ बल्कि परिवार और समाज को भी मुतासिर करता है। फानी ने नौजवानों से अपील की है कि नौजवान तालीम और मुस्तबत सरगर्मियों पर ध्यान दें और नशे से दूर रहें। एंटी ड्रग्स कैंपेन को लेकर अनंतनाग पुलिस की तरफ से शहीद पुलिस एहलकारों की याद में मुनाकिद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सलिया अशमुकाम स्टेडियम में इख्तिताम पंजीर हुआ। ये इनेकाद सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसका मकसद नौजवानों में खेल जज्बात और समाज से जुड़ाव को बढ़ावा देना था। दिलचस्प फाइनल में रॉयल हॉक्स सलिया ने फ्रेंड्स 11
हंगल पावा को 1 विकेट से हराया। फतेह टीम को 15,000 और ट्रॉफी, जबकि रनर-अप को 9,000 और ट्रॉफी दी गई। वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 2,000 और ट्रॉफी से सरफराज किया गया। वहीं चीफ गेस्ट एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह ने खिलाड़ियों को सरफराज किया। एसएसपी अनंतनाग से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ उसको, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट खिलाया है और आइंदा से भी ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए। कि जैसे ये मैचेस हो रही है इनसे बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। मैक्सिममली जो कि आजकल जो नौजवान है, यूथ है हमारा, वो ड्रग्स ज़्यादातर कर रहा है कि इन चीज़ों से वो अवेयर रहता है जब वो गेम से मतलब सर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे खेलना, जो पुलिस टूर्नामेंट ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। हम थैंकफुल है एसएसपी अनंतनाग से, एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कैश प्राइज भी है बहुत अच्छा, और जिससे यूथ की मोटिवेशन को बूस्ट हो। कश्मीर के वजीर खेल सतीश शर्मा ने कुंसर क्रिकेट ग्राउंड में नए तामीराती कामों की नींव रखी है। इसके साथ ही टंगमर के सराय और दीगर इलाकों में कई तरक्याती काम का आगाज और इफ्तिताह किया गया। उनके साथ गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह मौजूद रहे। इस मौके पर सतीश शर्मा ने कहा कि नौजवानों को हुनर निखारने के लिए बेहतर खेल ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तंगमर्ग में एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा और सभी खेल सहूलियात को जदीद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि सभी तरक्याती काम वक्त पर और जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। अच्छे ग्राउंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना इस सरकार की तरजीह है। जो हमें विरासत में मिला उसकी हम बात नहीं करेंगे कि पिछले 11 साल क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ, लेकिन हम एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करेंगे कि स्पोर्ट्स एक ऐसा महकमा है जो लोगों से जुड़ा है। जो बच्चे अपनी जगह मायूस हैं, अगर वो ग्राउंड तक पहुंचाने में ये सरकार कामयाब हो जाए तो समझो वी हैव डन आवर बिट। चाहे वो किसी गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेस चल रहे हैं, लेकिन जब ये सरकार उन बच्चों को वहाँ से ग्राउंड तक, प्ले ग्राउंड्स तक लाने में कामयाब होगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुस्तकबिल हमारा बहुत बेहतरीन है। और पिछले काफ़ी मंथ से फारूक साहब ने हमें तंग किया तो मैंने कहा पहले मुझे कुछ पैसे में बड़ी एनर्जी होती है, मुझे फंड्स का अरेंजमेंट करने दो, उसके बाद विल स्टार्ट द वर्क्स। और अगले साल हम कोशिश करेंगे और बेहतर काम यहाँ हो। यहाँ बहुत कैपेसिटी है, बहुत पोटेंशियल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब विंटर गेम्स की तैयारियाँ करनी है, कुछ इवेंट जो कभी भी नहीं हुए फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किए हैं, और मुझे लग रहा है अगले साल आपको बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल इवेंट्स हम जो कराने जा रहे हैं और सारा फ़ायदा यहाँ होगा। उससे टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों में बिजनेस बढ़ेगा हमारा, और जो एक मैसेज है, मैसेज ऑफ पीस एंड लव। इस बीच तंगमर्ग में कई नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है। कुंसर क्रिकेट ग्राउंड का आगाज किया गया है। वहीं नए प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा गया है। आपको बता दें कि कई तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है, जिन्हें लेकर आज खास प्रोग्राम किया गया है। साथ ही साथ कई अहम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया जा चुका है। तंगमर्ग में कई नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी खासा जोर दिया गया है। वहीं कुंसर क्रिकेट ग्राउंड में यह आगाज किया गया, जहाँ नए प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई है। इस दौरान कई अफसरान मौजूद रहे। साथ ही साथ कई लीडरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है। जीएमसी कठुआ में एक प्रवासी खातून की मुश्तबे हालत में हुई मौत के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। मुतासरा के परिवार और दीगर बाहरी मजदूरों ने जीएमसी कठुआ इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने डीसी ऑफिस कठुआ के बाहर सड़क जाम करके मुजाहिरा किया और मुतासरा के लिए इंसाफ की मांग की है। परिवार वालों का इल्जाम है कि खातून की मौत जीएमसी कठुआ में डॉक्टरों की लापरवाही और वक्त पर सही इलाज न मिलने की वजह से हुई है। उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने इलाज में बड़ी चूक की, जिससे खातून की जान नहीं बच सकी। नाराज लोगों ने मामले की जांच करने और मुलजिम डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पुलिस और इंतजामिया के अफसरान पहुंचे और लोगों को शांत कराया गया। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर मौजूद रहे, जहां उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। बाहरी खातून की मौत पर यह हंगामा हुआ है, जहां डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। जीएमसी कठुआ के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसमें मुतासरा के परिवार वाले और मकामी लोग भी मौजूद रहे। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। मुंसिफाना जांच और इंसाफ की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है।
इस बीच आपको बताते चले कि परिवार की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। उनका इल्जाम है कि खातून की मौत जेएमसी कठुआ में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है और सही वक्त पर सही इलाज न मिलने की वजह से खातून की मौत हुई है। उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने इलाज में बड़ी चूक की है, जिससे खातून को बचाया नहीं जा सका। भैया थोड़ा फोन पीछे करना। बहू को कुछ नहीं हुआ, सर दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, सर 10 मिनट नहीं लगा, मैं हॉस्पिटल लेके आ गया। उसके बाद डॉक्टर को बोला, डॉक्टर के मुंह से उसके एक पैर उसका पूरा सुन्न हो गया, एक हाथ सर सुन्न हो गया, आधा धड़ उसका टेढ़ा हो गया। तो मैं बोली सर फालिस मार गया, इसकी फालिस की इलाज करो। तो डॉक्टर बोलने लगा कि इसने जहर खाया। मैं बोली सर जहर नहीं खाया, मेरे घर कोई नहीं है, मेरे घर सर कोई नहीं है। उसके बाद बोला इसको सांप ने खाया। मैं बोली सांप भी नहीं है, मेरे कमरे में सांप कहाँ से आया, सांप भी नहीं खाया, तुम फालिस का इलाज करो। उसने एडमिट नहीं किया, 2 घंटा तक उसको ऐसे देखता रहा। तो इधर सूची लगाया, इधर चेक किया, इधर से सैंपल भर लिया, उधर से सैंपल भर लिया सर। फिर भी मैंने टेस्ट करवाया, CT स्कैन करवाया, उसमें आ रहा है कि इसका नस फट रहा है। फिर भी डॉक्टर बोल रहा है इसने जहर खाया। मैं बोली मेरा सर कोई गलत नहीं है, मेरी बहू बेटी से ज़्यादा है। इसकी माँ से फ़ोन किया, फिर भी डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। बोल रहा है डॉक्टर कि इसने, मैंने सुई का टीका दे दिया, मैंने बेहोश का टीका दे दिया। बोला उसके बाद हमको बोला तुम जाओ जी, होश में आएगा आपको ले आएंगे। अपनी बच्ची छोटी सी लेके बैठे रहे बाहर। तो बोलता 1.5 घंटा के बाद मेरे लड़के को बुलाया, बोलता बेबी की डेड बॉडी हो गया, इसको ले जाओ। सर कहाँ ले जाऊंगी मैं, अब कहाँ ले जाऊँ। बात यह है कि अभी हॉस्पिटल से बोल रहे डॉक्टर है कि पोस्टमार्टम करवाना है। हमको पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमको मट्टी लेके जाना है घर। DC दफ्तर के साथ आए हैं तो यहाँ बोले एप्लीकेशन लेके आओ, इसके बाद में DC सर आएंगे तब होगा। डॉक्टर यहाँ आने से पहले डॉक्टर पहुँच चुके इनको वहाँ पे दफ्तर में। डॉक्टर अंदर है। ये कौन सी बात हुआ है सर? डॉक्टर साहब अंदर है। कैसे जान कैसे गई है? जान सर डॉक्टर की लापरवाही से। डॉक्टर की 2 घंटे आगे पीछे किए हैं वो। एडमिट नहीं करा, 2 घंटे एडमिट करने के बाद। नाम आपका? मेरा नाम यूसुफ है, मैं गुलनाज का पति हूँ। 2 घंटे सर एडमिट नहीं किया, अपने से जो भी कर रहे थे करते रहे। 2 घंटे के बाद एडमिट किया हॉस्पिटल में। 1.5 घंटे बाद मेरे को बोले केल में बुला के तुम्हारी बीबी खत्म हो गई है। बताओ सर, 2 घंटे एडमिट नहीं किया, बोलते हैं जहर खाया या फिर सांप ने खाया। सर उसका ये कुछ काम नहीं कर रहा, मैं उस पर घर पे था, मैं घर पे था। ये साइड ये कुछ काम नहीं कर रहा था उसका, ठीक है। तो बोलते इसने जहर खाया, किसी और का इलाज कर रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।